अधिस क्षेत्र का ग्रेडियंट क्वेश्चन 16 मार्क्स का। क्वेश्चन के प्रकार, अधिस क्षेत्र का ग्रेडियंट समझाइए डेल ऑपरेटर के पदों में, या फिर अधिस क्षेत्र का ग्रेडियंट समझाइए और भौतिक महत्व बताइए, या सिर्फ ग्रेडियंट समझाइए भौतिक महत्व बताइए। ध्यान देंगे, अधिस क्षेत्र का ग्रेडियंट सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखनी है हमें यहाँ पर। अधिस फलन एक अधिस क्षेत्र के किसी बिंदु पर ग्रेडियंट का एक सदिश होता है। ठीक है, अधिस फलन से मतलब कोई भी राशि जैसे तापमान दाब, जिसको हम फाई मान रहे हैं, जो अधिस क्षेत्र के अंदर है और अगर उसका ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो एक सदिश राशि होता है। ये रहा हमारा अधिस क्षेत्र, ये रहा हमारा बिंदु जिसको हमने फाई माना है। अगर हम इसका क्या निकालें, ग्रेड निकालें यानी ग्रेडियंट निकालें, तो वो क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। बस यही इसका मतलब होता है। अब ध्यान देंगे, जो सेकेंड लाइन क्या लिखनी है, जिसका परिमाण उस बिंदु पर अधिस फलन फाई के, किसके, फाई के दूरी के साथ अधिकतम वृद्धि दर, जितनी दूर जाएगा उतनी ही वृद्धि दर बढ़ेगी। तो दूरी के साथ अधिकतम वृद्धि दर की क्या होता है, बराबर होता है क्या, परिमाण। और क्या, एक एवं दिशा वह होती है जिसमें फाई के मान में वृद्धि क्या हो, वृद्धि दर क्या हो, अधिकतम हो। मतलब जिस दिशा में वृद्धि दर सबसे ज़्यादा हो वही क्या है, किसकी दिशा है, अधिस फलन की दिशा है, यानी ग्रेडियंट की दिशा है। हमेशा कहेंगे ग्रेडियंट की दिशा है। ग्रेडियंट की परिभाषा से हमें ये सूत्र मिलता है। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये आगे का पार्ट परिमाण बताता है, पीछे का पार्ट दिशा बताता है, जो इसकी बात हमने अभी ऊपर की है। समीकरण एक इसको नाम देंगे। अब आती है हमारी प्रूफ की। ऊपर क्या था, हमारा कथन था। प्रूफ में क्या लिखना है, माना किसी अधिस क्षेत्र में, तो जो भी क्षेत्र लेंगे वो अधिस क्षेत्र होगा। तो माना किसी अधिस क्षेत्र में कोई बिंदु क्या है, फाई, जैसा अभी थोड़े पहले हमने समझा था, ये बिंदु फाई है। तो माना किसी अधिस क्षेत्र में कोई बिंदु फाई जिसके निर्देशांक क्या है, एक्स वाई जे, यानी कि कोई बिंदु फाई है तो वो कहाँ पर है, x, y, z पर है। ठीक है, अब स्थित है जो किसी अधिस राशि फाई के सतत फलन के रूप में व्यक्त है। मतलब फाई जो अधिस राशि है वो इसके सतत फलन के रूप में, ठीक है, मतलब टेम्परेचर के सतत फलन के रूप में या प्रेशर के सतत फलन के रूप में। अब आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, मानना है। माना अधिस क्षेत्र में फाई एक्स वाई जे में, हाँ अधिस क्षेत्र का नाम दिया है यहाँ पर। माना अधिस क्षेत्र फाई एक्स वाई जे में S1 और S2 दो अत्यंत निकट समअधिस सतह हैं, जिन पर अधिस राशि के मान क्रमशः क्या है, फाई और फाई प्लस डेल फाई हैं। यानी इधर ये S1 है, ये S2 है, इस पर फाई है अधिस राशि का मान और इस पे फाई प्लस डी फाई है। अब आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है, इन सतहों पर दो बिंदु P और Q, यहाँ मानेंगे P, यहाँ मानेंगे Q। P और Q मान लेते हैं जिसके स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष, यहाँ रहा O, मूल बिंदु O के सापेक्ष क्रमशः R वेक्टर तथा R प्लस डी आर वेक्टर, ये वाला R प्लस डी आर वेक्टर। ठीक है, एंड क्या लिखना है, R प्लस डी आर, इन दोनों के ऊपर क्या लगाना है, हमें वेक्टर लगाना है, R प्लस डी आर वेक्टर। फिर क्या लिखा है, सदिशों के योग त्रिभुज नियम से पी क्यू क्या होगा, डी आर वेक्टर के बराबर होगा। तो ये जो सदिशों का नियम बन रहा है यहाँ पर, ये वाला, तो ये जो एक सदिश ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो इनका परिणामी सदिश ऐसे जाएगा, तो एक इसके बराबर होगा, डी आर वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसका एक विस्तृत और सही डायग्राम आपके सामने है।
इसके बाद क्या लिखना है हमें, बिंदु P से समअदिश सतह S2 पर लंब डालते हैं। सिंपल परिभाषा में लिखना है, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करना है। कहाँ से, P से क्या डाला, लंब डाला। कहाँ पर, S2 पर। कौन से बिंदु पर, N पर। ये रहा बिंदु P से S2 पर 90 डिग्री का हमने लंब डाला, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, माना PN बराबर DN। PN कहाँ बन रहा है, ये P बन रहा है, ये बन रहा है। PN बराबर क्या हो बन रहा है, वो ये क्या लिखा है यहाँ पर, DN। मतलब कि P से लेके N तक की लंबाई कितनी है, TN है। यहाँ लिखी हुई DN, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा है उन्होंने, यह दोनों समअदिश सतहों के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब कम से कम दूरी, क्योंकि दोनों अत्यंत पास हैं। तब ग्रेडियंट की परिभाषा से, परिभाषा में रिपीट करनी है जो हमने शुरुआत में लिखी थी। समीकरण है, इसको नाम देना है। हमें क्या सिद्ध करना है पहले हम बता देते हैं आपको। हमें जो सिद्ध करना है वो है ग्रेड फाई बराबर डेल ऑपरेटर इंटू फाई, ठीक है। तो ये सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि ग्रेड फाई डॉट डी आर को हम डी फाई के बराबर लेके आएंगे। किसके बराबर, डी फाई के बराबर। जब ये बराबर आ जाएगा तो एक तो ये चीज़ हो जाएगी, दूसरा हम डेल वेक्टर फाई डॉट डी आर वेक्टर को भी किसके बराबर लेके आ जाएंगे, डी फाई के। तो जब ये इसके बराबर हो गया डी फाई, ये डी फाई भी इसके बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास ये वाली बात आ जाएगी, हाँ या ना। देखो ये दोनों डी फाई हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और बराबर जब हम लिखेंगे तो डी आर से डी आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ग्रेड फाई किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। हमने पहले बता दिया करना हमें क्या है। देखिए स्थिति सदिश यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से विभिन्न टुकड़ों में। इसी में हम क्या लिखेंगे, इसको छोटा करके लिखेंगे। मतलब ये डी आर, ये आर लिखा हुआ था, इसको हमने बहुत छोटा लिख दिया। ये एक्स लिखा हुआ था, इसको हमने डी एक्स लिख दिया। वाई को डी वाई कर दिया और जेड को डी जेड कर लिया। बहुत छोटे छोटे मान ले लिए। ये अगर इतना बड़ा एक्स है तो इतना सा पार्ट क्या है इसका, डी एक्स है। समीकरण 2 इसे नाम देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, डेल ऑपरेटर की बात करेंगे। डेल ऑपरेटर के गुणांक आप जानते हैं। इसमें जब हम फाई का गुणा करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ सब जगह क्या लग जाएगा, फाई लग जाएगा। तो इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण 3। समीकरणों को याद रखिए। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 कौन सी है, ये वाली, ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे हम, समीकरण 1 क्या थी, ग्रेड फाई बराबर ये। देखो दोनों तरफ डी आर का क्या कर रखा है इन्होंने, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे फ़र्क पड़ता है, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये आर एच एस जो, सॉरी एल एच एस, ये जो एल एच एस साइड है, इसको बिना छेड़े हम ऐसे आते जाएंगे। देखो ये लास्ट में वही लिखा है, लेकिन इधर क्या होगा, ये जो एन कैप डॉट डी आर लिखा है, ये हो जाएगा डी आर कोस थीटा। क्या हो जाएगा, डी आर कोस थीटा। कैसे हुआ, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो तो वो होता है मॉड ए मॉड बी कोस थीटा। तो यहाँ पर एन कैप डॉट डी आर वेक्टर लिखा है, तो एन कैप का जो मोड होता है वो होता 1, डी आर वेक्टर का मोड होगा डी आर, कोस थीटा बीच में हम लिख देंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, तो क्या बनेगा, डी आर कोस थीटा। ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर।
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डी आर कोस थीटा कैसा है समझ में आ गया। अब यहाँ लिखा है एन ओ के बीच में कोण थीटा था। अब डी एन ये हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, हम समझा दिया पिछले वीडियो में। तो ये क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, बचा क्या डी फाई। पहली चीज़ आ गई, इसको समीकरण 4 नाम देंगे। आगे बढ़ते हुए अब ये जो हमने पहले बता दिया था, हम क्या करने वाले थे, इसको गुणा करने वाले थे, जो हमने पहले ही समझा दिया। हम इसको भी इसके बराबर लाएंगे, जैसे ये ऊपर क्या ले आए हम, इसको डी फाई के बराबर लेके आ गए ना, तो इसको भी डी फाई के बराबर लेके आने वाले हैं हम। देखिए डी फाई का मल्टीप्लाई किया, इसका मान हमने पहले निकाला है, कहाँ निकाला था, ये रहा समीकरण 3 में। क्या है इसका मान देख लीजिए, ठीक है। तो ये उसका मान रिपीट लिखा हुआ है, और डी आर का मान भी हमने निकाल लिया था, ये लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के बीच में किस प्रकार का गुणा हो रहा है, अदिश गुणा हो रहा है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो आई का मल्टीप्लाई आई से होगा, जे का जे से होगा, और के का के से होगा। तो आई और आई कितना हो जाएगा 1, क्या बचेगा, ये डेल फाई अपॉन डेल एक्स और डी एक्स जो यहाँ लिखा हुआ है, बाकी भी इसी तरह लिखे हुए हैं। ये परस्पर करते जाएंगे, तो यहाँ भी डेल फाई, यहाँ भी डेल फाई, यहाँ भी डेल फाई, ये तीनों आपस में जुड़ के क्या बन जाएंगे, डी फाई बन जाएंगे। मतलब तीनों एक जैसे हो गए ना, तो ये डी फाई हो गया। और बराबर में क्या चलते आ रहा था, डेल फाई, सॉरी हाँ, डेल ऑपरेटर फाई डॉट डी आर, ये समीकरण 5। अब आप देख सकते हैं समीकरण 4 और 5 से ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ये हमारा क्या हो गया आंसर, सॉल्व। थैंक यू।